today we will see agriculture, and the subtopic is main crop या major crops. Major crops में rice. We will see the rice, physical condition, area, importance of rice, etc. First of all, we will see about the importance of the rice. Rice means paddy. Paddy is a cereal crop which fulfill the needs of the common people or maximum people of India. So it is grown in different parts of India in different ways. Today, first of all, we start importance and हेलो मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Rice is the staple. Staple means staple food means cereal crop. So rice is the staple food crop of a majority of the people in India. भारत के अधिकांश लोग जो हैं उसका सीरियल क्रॉप यानी खाद्यान्न है. खाद्यान्न का मतलब होता है, सीरियल क्रॉप का मतलब होता है, स्टेपल क्रॉप का मतलब होता है जिससे हम लोग अपने पेट को भरते हैं. ऐसे क्रॉप को सीरियल क्रॉप कहा जाता है. तो राइस इज कंसीडर्ड एज ए सीरियल क्रॉप इन इंडिया. नेक्स्ट है, इन previous class we have already studied that rice is a kharif crop. Kharif means those crops which are sown in summer season. जो समर सीजन में बोया जाता है वह खरीफ फसल है. तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप है. नेक्स्ट, India is the second largest producer in the world. First largest producer is China and second largest producer is India in the world, where the rice cultivation is practiced in India. So mainly West Bengal, Bihar, Western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and number of states are producer. But some states like West Bengal, Punjab, and Haryana are major or main producers. Students, दो तरह की बातें होती है. एक होती है आइडियल कंडीशन जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होते हैं. एक होता है यदि उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रहती है तब भी चलता है. वही बात है क्रॉप के प्रोडक्शन में. अब देखो बेटा, मैं तुमको इस क्रॉप के बारे में जो सीबीएसई इम्तिहान में पूछता है, मैं सोचता हूं कि हमारे बच्चे को कोई भी ऐसी चीज छूट न जाए जो उसको चाहे उसका फिगर दिखावे. आज से 5 साल पहले पूरे भारत के सीबीएसई के इम्तिहान में पूरे बच्चे को 1 नंबर मुफ्त में देना पड़ा था, क्योंकि जो फिगर दिया गया था वह क्लियर ही नहीं था. बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए या क्या चीज है. इसीलिए सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से इसके फिजिकल कंडीशन और कुछ करने के बाद मैं पहले
तुमको इससे परिचित कराता हूँ। अब देखो बेटा, तुम देख रहे हो बेटा, स्क्रीन पर तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर आ रही। एक महिला है, वह क्या कर रही है? देखो इसको समझना क्या है बेटा, जो पैडी जो होता है, राइस का जो रॉ पार्ट होता है जो खेत में उपजता है उसको पैडी बोलते हैं। पैडी पैडी को क्या करते हैं, यस सर। पहले उसका पौध लगाते हैं, प्लांट को बड़ा करते हैं, और जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको निकाल लेते हैं, पानी उसमें डाल के उसको पौधे को निकालते हैं, फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो महिला क्या कर रही है, पहले जो पौधा है उस पौधे को खेत से, फार्म से निकाल रही है, थोड़ा थोड़ा बंडल बना रही है ना? और ऊपर में तुम देखो, उसी बंडल, जो बंडल बना हुआ है उसी बंडल को से वह क्या क्या है, साइड में भी और आगे भी देख रहे हो, उसको ट्रांसप्लांट किया है, उसको लगाया है, फिर से वो लगाई है उधर, देख रहे हो ना? तो पहले क्या किया जाता है, इस पौधे को, पहले पौध को तैयार किया जाता है। अब पौध जब तैयार होता है, प्लांट जब तैयार हो जाता है, तब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको अपरूट करके, उसको उखाड़ करके दूसरी जगह क्या करते हैं, लगाते हैं। यह सबसे, दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर, यह उसको लगाने की पहली प्रक्रिया है। सबको समझ में बात आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर प्लो देयर फील्ड्स, एंड करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं, प्रोडक्शन अधिक होता है। क्या होता है उसके कारण? प्रोडक्शन अधिक होता है, नहीं तो प्रोडक्शन कम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर plow their field and sow the seeds. After some time, seeds are uprooted. उसको क्या करते हैं, टाइनी प्लांट्स, जो छोटे पौधे हैं, आर अपरूटेड, उसको उखाड़े जाते हैं, देन ट्रांसप्लांट इन द अदर फील्ड, तब दूसरे खेत में इसको क्या किया जाता है, फिर से लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद अब देखो दूसरा फिगर, तुमको इसको इतनी बात समझ में बात आ गई? फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा बता, पौध को, टाइनी प्लांट को ट्रांसप्लांट करेगा, दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ पैडी ग्रोइंग, यानी राइस ग्रोइंग। सेकंड फिगर देखो, अब इसमें क्या कर रहा है बेटा, जब पौधे बड़े होते हैं कुछ, तब उसमें अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वीडिंग। उसमें दो प्रोसीजर है, देखते हो बीच में स्ट्राइप टाइप की बनी हुई है, तो उसमें क्या कर रहा है, फार्मर इज एक्सरसाइजिंग फॉर वीडिंग। उसके लिए क्या कर रहा है, फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड टू अपरूट द वीडिंग्स। जो वीडिंग है, जो अनवांटेड प्लांट्स है, उस अनवांटेड प्लांट को पौधे से अलग करने के लिए उसको देखो निकाल रहा है किसान। तो यह क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पैडी, या उसकी तैयारी है, तैयारी कर रहा है अभी उसको बढ़ा, अपने आप। जब अनवांटेड प्लांट जो इसमें बहुत अधिक रहेंगे, वीडिंग्स यदि इसमें रहेंगे, तब क्या होगा, जो जितना तेजी से ग्रो करना चाहिए प्लांट को, उतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए उसको क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट को वीडिंग करते हैं। अब देखो बेटा, वीडिंग एक्सरसाइज के बाद क्या करते हैं, अब देखो इसमें दो प्रोसेस है। एक तो क्या कर रहे हैं, हल बैल से, बैल देख रहे हो, हल देख रहे हो, उससे क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट को निकालते हैं। जनरली
राइस एग्रीकल्चर इज नोन एज ए होई कल्चर। हाथ से भी इसको निकालते हैं। वीडिंग्स को क्या करते हैं, लेबरर अपने हाथ से भी जो अनवांटेड प्लांट्स है, उस अनवांटेड प्लांट को मजदूर लेबरर क्या करते हैं, अपने हाथ से निकालते हैं। तो दो है, nowadays some those farmers who are rich also have the machine, and weeding exercise are also practiced by machine also। तो यह तीन तरीके से निकालते हैं बेटा अनवांटेड प्लांट्स को। एक तो देखो हल बैल से निकाल लेते हैं, है ना, दूसरा मशीन से भी आजकल निकालते हैं, और तीसरा क्या कर रहे हैं बेटा, hand, हाथ hand से भी से। निकालते हैं। और जनरली मैक्सिमम वर्क्स आर डन बाय हैंड। सो दिस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज होई कल्चर और होई एग्रीकल्चर। क्या कहलाता है यह, होई, एच ओ ई, वही agriculture। होई, एच ओ ई, होई एग्रीकल्चर कहलाता है। इतनी बात सबको समझ आई बेटा। Yes sir। अब हम आगे बढ़ते हैं। Yes sir। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट में देखो। अब देखो बेटा इस टाइप का एक फिगर तुमको बोर्ड के इम्तिहान में दे दिया था। अब दिया था ना, लेकिन वह ऐसे समय का फिगर दे दिया था कि सारा का राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब इसमें दाने हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, या चावल का रॉ पार्ट है, तो उसका जो बाली जिसको कहते हैं, जिसमें से दाना निकलता है, वह सब नीचे की तरफ झुक जाते हैं। देखो सभी नीचे की तरफ झुके हुए हैं ना, सभी बच्चे इसको देख रहे हैं फिगर को। Yes sir। Yes। ऐसा फिगर सीबीएसई इम्तिहान में दे दिया जाता है और बताया जाता है कि यह किस चीज का पौधा है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है वह एक टेक्निक सीख ले। यह जो पोर्शन देख रहे हैं आप, जो जिससे चावल निकलता है, वह सब नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। देखिए हर में देख रहे हैं ना, सब नीचे की तरफ झुका हुआ है, देख रहे Yes हैं। sir। और गेहूं में देखिएगा ऐसा नहीं होता है। देखिए इसमें चावल में क्या हो रहा है, सारा नीचे की तरफ आ रहा है, झुका हुआ है, Yes sir। ऊपर किस तरफ से, नीचे मुड़ा हुआ है। तो ऐसा मुड़ा हुआ हो तो वी विल इजीली आइडेंटिफाई दिस प्लांट, सच टाइप ऑफ प्लांट इज पेडी प्लांट। वह पेडी का पौधा है, धान का पौधा है, चावल का पौधा है, हमको आसानी से आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। अब इस तरह में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। No sir। Yes sir। अब देखो No sir। श्याम सुंदर जुड़ा हुआ है, श्याम सुंदर। Yes sir। श्याम सुंदर बाणा, Yes sir। तो समझ आ रहा है तुमको। Yes sir आ रहा है। तो यह किधर की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। अरे तुम्हारे हनुमान नगर उधर धान बहुत होता है, देखा है ना, कि कभी गांव नहीं गया, गया हूँ ना सर। इस तरह का पौधा देखा ना। Yes sir। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फेज जो है इसका, सो मैं दिखाता हूं। अब देखो बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, Harvest। फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग Harvesting। बाय हैंड। Harvesting। हार्वेस्टिंग कर रहा है, हाथ से काट रहा है, हार्वेस्टिंग बाय हैंड। लेबरर्स आर हार्वेस्टिंग द प्लांट्स बाय हैंड, हाथ से काट रहे हैं और तब उसको डंठल बंडल बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, Yes sir। हाँ। Yes sir। और इसमें अब देखो बंडल बना रहे हैं। अब देखो, अब और आगे हम थोड़ा चलते हैं। अब देखो यह क्या कर रहा है, Harvesting using machine। हाँ, हार्वेस्टिंग यूजिंग मशीन। Harvesting। पंजाब, द फार्मर्स हु आर रिजाइडिंग
या द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, some farmers have purchased the machine because they are rich, so they have Yes, sir. purchased a harvester machine. हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। एक मशीन का दाम 15-15 लाख 20-20 लाख होता है। तो कॉमन फार्मर, पुअर फार्मर कैन नॉट परचेज द सच टाइप ऑफ मशीन, सो दे हार्वेस्ट बाय हैंड, बट सम फार्मर्स हैव मशीन। कुछ फार्मर्स के पास मशीन होते हैं, अपना खेत भी वह क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और दूसरे को भी हार्वेस्टर मशीन से काट देते हैं, उसके बदले उसको किराया मिलता है, रेंट मिलता है इसका। समझ रहे हो ना? तो यह है हार्वेस्टिंग। Yes, sir. हार्वेस्टिंग यूजिंग मशीन। Using machine. अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा कि which factors are responsible for growing the पैडी क्रॉप और पैडी, यानी परीक्षा में पूछता है, एग्जाम में इस बार भी पूछा था, फिजिकल फैक्टर्स फॉर ग्रोथ। कौन से फैक्टर हैं फिजिकल फैक्टर जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण धान की खेती होती है? तो सबसे पहला है टेम्परेचर। समझ रहे हो बेटा? टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर देखो, जब तुम ज्योग्राफी रखोगे, आर्ट्स रखोगे, ऊपर के क्लास में +2 से लेके फिर ऊपर कॉलेज में जाओगे, तो जो हम बता रहे हैं इससे इतना ही से काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अभी तुम 10th में हो, इसीलिए जो तुम्हारे सीबीएसई के इम्तिहान में जनरली पूछता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो कुछ बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। गौर साहब हैं, वरुण गौर, चैट बॉक्स में लिख। अब देखिए बेटा, है टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लेकिन स्पेशली इस बार पूछा था कितना से कितना डिग्री। फिर एक लड़का जुड़ रहा है। हाँ। अब यार, तो क्या है वो टेम्परेचर, कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए? एबव 25 डिग्री सी। अब देखो बेटा, यह एक दे दिया एबव 25 डिग्री, इसका मतलब है केवल 25 डिग्री से ही काम नहीं चलता। 25 डिग्री से कम रहने पर जो उसका ग्रेन वाला पार्ट है वह बाहर निकलता ही नहीं है, वह अंदर में ही घुसा रहता है। इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर जो है जिसमें वह पले, वह बढ़ करके हम उससे अनाज निकाल सकते हैं, कम से कम 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। इससे ऊपर भी तापमान चाहिए जिस समय हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अब तो यह पूछता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यह एक याद रखना है टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा। 25 डिग्री, एबव 25 डिग्री, यह दिमाग में रहना है। अब एक बात है रेनफॉल। देखो बेटा, एक कंडीशन होता है आइडियल रेनफॉल के लिए। रेनफॉल के लिए आइडियल क्या होता है बेटा? एक तो वर्षा जहां हुई अपने आप, भगवान इंद्र जो है वह रेनफॉल देते हैं, प्रकृति वाला जैसा लोग मानते हैं। लेकिन तो अपने आप जहां नेचुरल रेनफॉल है वहां क्या है, 100 एनुअल रेनफॉल इज अबव 100 सीएम विथ हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाई हो और साल में 100 सेंटीमीटर वर्षा यदि उससे अधिक ऊपर होती है, अपने आप उस इलाके में धान की खेती अपने आप होगी। लेकिन आप कहोगे कि जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां नहीं होती है क्या? वहां भी होती है। और जहां 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां नहीं उगता है क्या? वहां भी उगता है धान, वहां भी चावल बोया जाता है। लेकिन यह जो दिया हुआ है
एबव 100 सेंटीमीटर, यह तुमको याद रखना है। एक दिन में 100 सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, एनुअल रेनफॉल इज एबव 100 सीएम विथ हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी हाई हो। और कहा तो ऐसे जाता है, या आइडियल कंडीशन तो यह है कि 60 से लेके फ्रॉम फ्रॉम 60 to 75 days, if the farm is full of with 6 inches water, then the maximum production products we can get maximum production। यदि 6 इंच पानी खेत में 60 से 70 दिन तक धान के खेत में लगा हुआ रहे, ह्यूमिडिटी रहे, तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ऐसा है, आगे की क्लासों में जाओगे तो पढ़ोगे। ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, हवा भी चलनी चाहिए जिस समय, पौधे बढ़ते रहते हैं, ये बहुत सारे कंडीशंस हैं। लेकिन तुमको याद रखना, जितना हम स्क्रीन पर दे रहे हैं यह तुमको सीबीएसई इम्तिहान में लिखने के लिए। एनुअल रेनफॉल इज अबव 100 सीएम विथ हाई ह्यूमिडिटी। अब यह कहता है कि इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द इरिगेशन या विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। वहां पर क्या करते हैं, मान लीजिए 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, उस इलाके में एनुअल रेनफॉल है, चाहिए हमको 100 सीएम एनुअल रेनफॉल, तो क्या होगा, इरिगेशन करते हैं। कृत्रिम विधि से हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम विधि से जल को, वाटर को वहां पर पहुंचा देते हैं, जिसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन के बल पर वैसे इलाकों में चावल की खेती की जाती है। और दूसरी चीज है, दूसरी चीज हम कहना चाहते हैं कि देखो, भारत का जो विभिन्न इलाका है, वहाँ कुछ इलाकों में लेस रेनफॉल होता है, कहीं मॉडरेट रेनफॉल होता है, और कहीं हैवी रेनफॉल। तो जो हैवी रेनफॉल का इलाका है, देयर इज नो नीड ऑफ इरिगेशन, वहाँ सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में चावल में सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ तो एनुअल रेनफॉल 100 सीएम है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है। तो जो सिंचाई का जो मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है, यू आर वेरी वेल फैमिलियर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, लाइक कैनाल, ट्यूबवेल एक्सेट्रा, पॉन्ड, टैंक, जो भी हो, तुम सब जान रहे हो कि जहाँ नहर है, पंजाब उधर हरियाणा के लड़के होंगे, पंजाब के होंगे, या राजस्थान में भी गंगानगर का कोई लड़का इसमें बैठा होगा, खाजू वाला का बैठा होगा, उन्हें मालूम है कि नहर आया हुआ है, नहर से किस तरह हम सिंचाई होती है। तो सिंचाई के बल पर हम चावल की खेती करते हैं। लेकिन जहाँ पर अपने आप वर्षा हो जाती है 100 सेंटीमीटर से ऊपर, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो बेटा, अब सभी तरह की बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जहां पर पैडी का प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन स्पेशली एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट फॉर इट्स प्रोडक्शन। हम क्या कह सकते हैं, वी कैन ग्रो इन नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ सॉइल्स कैन ग्रो द paddy crop, but especially alluvial soil is the best for its production। एलुवियल सॉइल जो है में सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि
एलुवियल सॉइल जो है वह कैसे बनता है तुमको मालूम है? पर्वतीय क्षेत्रों से बहा करके रिवर कट्स द अपर एंड लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन and transport the soil and deposit in the plain land. So plain land में इसका क्या नाम है, इसको बिछा देती है और इसमें नंबर ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इट, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेडी क्रॉप, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब देखो बेटा प्लेन लैंड, इसके लिए क्या करना है, दैट इज तो अब लिखे एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट। दूसरी हम क्या देखते हैं, कोस्टल प्लेन का एरिया है, डेल्टाज का एरिया है, वहां भी नदियों ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है किस चीज को, एलुवियल सॉइल को। दैट्स व्हाई इट इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन देख रहे हो, जो नदियों ने वहां मिट्टी ला करके बिछाई है, प्लेन बनाया है, मैदान बनाया है, तो नॉर्थ प्लेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन प्लेन, जो गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान इज आर द सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी क्रॉप as well as coastal areas and deltas region. Deltas areas are also fit, also best for paddy production. अब देखो बेटा तुम्हारे दिमाग में एक बात होगी, क्या केवल प्लेन लैंड में ही यह प्रोडक्शन होता है? केवल प्लेन लैंड में ही, अब जहाँ प्लेन लैंड है या डेल्टाई भाग है यहीं पर प्रोडक्शन होता है? नहीं, इसमें तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। सबको समझ आ रही है बात? बट फार्मर्स ग्रो हिली ट्रैक एरिया ऑल्सो, प्लेटो रीजन ऑल्सो, झारखंड है, उत्तराखंड है, क्या वहां पैडी का प्रोडक्शन नहीं होता? वहां भी होता है, लेकिन वहां कैसे होता है, टेरेस सीरीनुमा खेतों में टेरेस फार्मिंग करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? टेरेस फार्मिंग। हाँ, सीरीनुमा खेत बना देते हैं। संजोग से मैं स्लाइड में तुमको दिखा नहीं पाया, और अभी मैं कोशिश करता हूँ दिखा देने का उसको भी। एक मिनट तुम रुक जाओ, अभी मैं उसको दिखा रहा हूँ। उसको मैं नहीं, स्लाइड में नहीं लाया था, अभी तुरंत मैं दिखा देता हूँ उसको, किस तरह से वो दिमाग से उतर गया था हमको, वो भी बहुत ज्यादा। अब देखो बेटा स्क्रीन पर तुमको दिखाई दे रहा है? अरे रुक जाओ एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है? हेलो, देखो अब क्या है बेटा, जैसे अपने लोग तालाब में या कहीं मकान पर चढ़ते हैं तो लगता है ना सीढ़ी बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं ना, तो देखो इसमें भी टेरेस बना हुआ है ना। तो इस तरह के टेरेस बना दिए जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ द प्लेन लैंड। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ही दूरी तक मिट्टी रहती है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एकदम सपाट मैदान, लाइक ए टेबल, और टेबल की तरह सपाट नहीं होता। वहाँ क्या होता है, कुछ जगह सपाट होता, फिर उबड़ खाबड़ होता है, तो उसको काट काट करके बीच में पतला पतला ऐसे सीढ़ीदार खेत बना लेते हैं। सीढ़ी नुमा खेत इसको कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो टेरेस फार्मिंग जिस इलाके में, तो कुछ कोई पूछेगा तुमको, वेयर द टेरेस फार्मिंग, वेयर
इज द टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस। तो टेरेस फार्मिंग का प्रैक्टिसिंग कहाँ हो रहा है? इन द हिली ट्रैक एरिया, माउंटेनस एरियाज में, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इस तरह की खेती की जाती है ना। अब देखो बीच में पढ़ा रहे हैं, अब तो खत्म होने वाला समय है। और कुछ महान भाव अभी जो है ना, वंशिका अभी जुड़ी है। अरे भाई समय पर जुड़ा करो, ज्यादा बढ़िया है। तो अब यह उठता है कि देखो यह जो टेरेस फार्मिंग है वह तुम्हारे कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी तुमको दिखाई पड़ेगा, और कुछ ऐसे विभाग हैं अरुणाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर में भी चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा, गुड क्वालिटी। द फार्मर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ राइस, अच्छे किस्म की। साथ ही साथ देहरादून, पाटलीदून, देहरादून का जो इलाका है, द फार्मर्स ऑफ देहरादून ऑल्सो प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ राइस, अच्छे किस्म का चावल उगाते हैं सीढ़ीनुमा खेती के बदौलत। तो बहुत ऐसा इलाका है जहाँ सीढ़ीनुमा खेती। एक चीज और राइस के बारे में बताना चाहता हूँ जो तुम लोगों को लगेगा कि देखो बेटा, एक चीज तो मैंने कह दिया कि जनरली राइस और राइस क्रॉप्स यानी राइस या पेडी क्रॉप इज ग्रोन इन समर सीजन, बट सम पार्ट ऑफ इंडिया फार्मर ग्रोज क्रॉप थ्री थ्री क्रॉप्स इन अ ईयर, तीन फसल भी साल में उगा लेते हैं। दैट इज नोन है गर्मा। क्या कहते हैं उसको? गर्मा, गर्मा फसल कहते हैं। तीन तीन साल में तीन बार फसल भी उगा लेते हैं। तो यदि कोई आदमी कहीं पूछे तो ऐसा नहीं समझ लेना कि साल में, जनरली हम कहें वह सारा तुम्हारा सीबीएसई के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से तुमको यह भी जानना है कि धान की तीन फसल भी, यानी चावल के नॉर्थ ईस्ट का इलाका, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका ऐसा इलाका है जिसमें साल में तीन फसलें भी उगाई जाती है। लेकिन मेन क्रॉप जो है, जो जितनी क्राइटेरिया बनाए हैं, वह तो मैक्सिमम समय में 4 महीना उसको लग जाता है उगने में, और उसको काटते काटते 5 महीना लग जाता है। कौन से? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, समझ रहे हो ना। नवंबर में काटा जाता है, और कभी कभी जुलाई में भी लोग धान लगाते हैं, तो जुलाई से 5 महीना लग जाता है उसको तैयार होने में। लेकिन 3 महीना में भी धान तैयार हो जाता है, जिसको गर्मा फसल कहते हैं, गर्मा राइस कहते हैं। तो बहुत सारे इलाका है, सिल्लीगुड़ी का इलाका, उस तरफ जो है पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ इलाके, दालकोला है ना, किशनगंज, मुरलीगंज, इस सब इलाके का जो इलाका है जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहां पर साल में तीन फसल भी लगाई जाती है, तीन फसलें भी लेते हैं लोग। तो हुआ ना अंतर। और बीकानेर का जो खाजू वाला का इलाका है, मान लीजिए धान लगाता भी है, तो यहाँ तीन फसल कैसे होगा? अब गर्मी के महीना में, इससे पहले अभी तो नहर में आ रही है पानी बढ़िया, क्योंकि वर्षा का समय है, और नहीं तो पीने के लिए भी पानी नहीं रहता। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ अब समाप्त करता हूँ। सबको समझ आ गया ना?